अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को अगर दिख जाए तो बताइएगा। जी हाँ। ठीक है। तो आज आज के सेशन में हम लोग जो है वो सेफ फ्रेमवर्क को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था स्क्रम, जो कि मतलब समझ लें एक इनिशिएशन फेज के लिए एक स्मॉल टीम के लिए बहुत बेस्ट फ्रेमवर्क है। तो जैसे जैसे आपकी जो है वो टीम्स बढ़ती जाती हैं, तो फिर जो है वो कॉन्सेप्ट आता है स्केलिंग का, कि आप जो है वो स्केलिंग किस तरह से करेंगे और किस तरह जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट फ्रेमवर्क्स से जो है वो बेनिफिट उठा सकती हैं। तो अ, कुछ डिफरेंट फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं। एक सेफ है और उसके अलावा जो है वो एक लेस के नाम से भी है। और एक शायद और है डिसिप्लिन्ड एजाइल के नाम से। तो इन ये ज्यादा फॉलो होते हैं। तो आज के सेशन में हम जो है वो सेफ फ्रेमवर्क को लेके चल रहे हैं। तो इन इन इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि एजेंडा क्या होगा। हम लोग एक क्विक इंट्रोडक्शन लेंगे कि सेफ है क्या, और कहाँ से इसकी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगी और किस तरह से काम करता है। उसके बाद हम लोग जो है वो सेफ का एक ओवरव्यू ले लेंगे कि क्या क्या उसमें जो है वो ग्रुपिंग है या उसकी सेग्रीगेशन डिफरेंट लेवल्स की क्या है। और फिर उसी फ्रेमवर्क से रिलेटेड के टीम लेवल पे किस तरीके से वो अप्लाई होता है। और उसके फिर जो है वो 2 से 3, इनफैक्ट 4 जो है वो टोटल लेवल्स हैं, जो बेसिक से स्टार्ट होता है, मतलब इसेंशियल है, इनफैक्ट टीम लेवल, देन इसेंशियल, और उसके बाद जो है वो लार्ज सॉल्यूशंस है, और फिर फुल एजाइल है जो कि सेफ है, जो कि पोर्टफोलियो लेवल तक की बात करता है। तो इंट्रोडक्शन के लिहाज से ये कर लेते हैं कि स्केल्ड एजाइल फ्रेमवर्क जो है वो एक ओपन फ्रेमवर्क है। आपको इस वेबसाइट पे मिल भी जाएगा। और ये एक उसकी ओवरऑल डायग्राम है जिसमें आपको टीम लेवल से लेके फिर प्रोग्राम लेवल है। उसके बाद लार्ज सॉल्यूशन कहलाता है, जिसमें जो है वो आपका समझ लें मल्टीपल टीम्स जब काम कर रही होंगी वो होंगे। और फिर जो है वो टॉप मोस्ट लेवल जो है वो उसका पोर्टफोलियो है। मैं आपको सेशन पे जाने से पहले थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि ये इसका जो है वो वेबसाइट का इंट्रो दे देता हूँ थोड़ा सा। जब आप वेबसाइट खोलेंगे तो आपको सबसे पहले यही पिक्चर दिखेगी जो आपको पूरे फ्रेमवर्क की दिख रही है यहाँ पे। तो आज का सेशन क्योंकि थोड़ा लिमिटेड टाइम का है तो मैं क्विक रखूंगा और ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। इसको एज अ इंट्रोडक्शन ले लें और फिर आप लोग जो है वो डायरेक्टली इसी वेबसाइट से जाके फर्दर जो है वो लर्न कर सकते हैं। तो जितने भी इसमें आपको एरियाज दिख रहे होंगे या जो मतलब ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, उन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको फर्दर डिटेल जो है वो दिखा देगा। तो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्री है, और आप खुद भी लर्न कर सकते हैं। वरना इसकी जो है वो सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं जो सर्टिफिकेशन की ट्रेनिंग कराते हैं, तो उसके लिए आपको जो है वो रजिस्टर्ड प्रोवाइडर के थ्रू क्या नाम है रजिस्टर करना पड़ेगा, और फिर जो है वो सर्टिफिकेशन भी नॉर्मली उसी में इंक्लूडेड होती है। अभी तक सब क्लियर है सब? जी। जी क्लियर है। जी क्लियर है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इस डायग्राम के बाद। अच्छा, इसमें जो मैंने बताया आपको कि सबसे बेसिक लेवल जो है वो आपका टीम है, मगर जो सेफ जिस कैटेगराइजेशन में लेके चलता है, तो वो अगर हम बल्कि वेबसाइट पे ही देख लेते हैं एक बार, ताकि जो है वो आप लोगों को आइडिया क्लियर हो जाएगा। अगर आप यहाँ आए तो ये जो फ्रेमवर्क है वो 3 से 4, बल्कि 4 उसमें ग्रुप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले ये लोग बोलते हैं एसेंशियल। तो एसेंशियल में क्या होता है कि आपका टीम एंड पोर्टफोलियो लेवल पे किस तरीके से काम हो रहा है, वो उसके बारे में जो है वो आपको गाइड कर रहा है। फिर आपसे जो है वो पोर्टफोलियो लेवल की बात कर रहा है कि पोर्टफोलियो में आप प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से आपकी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजीज क्या हैं, और उसमें फिर आप जो है वो किस तरीके से लेके चलेंगे। और फिर उसके बाद वाला लेवल जो है वो लार्ज सॉल्यूशन कहलाता है। तो उसमें ये हो जाएगा कि आपका टीम, प्रोग्राम एंड लार्ज सॉल्यूशन, मतलब ये कि आपकी मल्टीपल जो है वो टीम्स, बड़ी लेवल की टीम्स जो है वो किस तरह से काम कर रही होंगी। और फिर जो इसका फुल लेवल है वो है क्या नाम है, फुल सेफ कहलाता है, जिसमें पोर्टफोलियो, लार्ज सॉल्यूशन, प्रोग्राम्स एंड टीम सब जो है वो उसमें शामिल होंगी।
तो इसको एक एक करके देखते हैं कि जो है वो किस तरीके से ये हेल्पफुल होता है टीम्स के लिए। अच्छा, एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। नॉर्मली वाटरफॉल मॉडल, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि हम सीक्वेंशियल चलते थे नॉर्मली, कि आपकी रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट हो रही हैं, फिर डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, वेरिफिकेशन स्टेज हो रही है। हमने फिर जो है वो इंक्रीमेंटल डिलीवरी का मॉडल देखा, जिसमें से स्क्रम हमने लास्ट वीक कवर किया था। तो उसमें अब जो है वो ग्रेजुअली अपनी टीम जो है वो एग्जीक्यूशन करती है और डिलीवरेबल जो है वो बनते जाते हैं, और वन बाय वन आप जो है वो प्रोग्रेसिव जो है वो डिलीवरी कर करके अपनी जो है वो प्रोडक्ट फाइनली डेवलप करते हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट सेशन में पूरा डिटेल में देख भी लिया था कि उसका एक फ्रेमवर्क है स्क्रम, वो किस तरह से काम करता है। तो आज की सेशन में मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, मगर ये कि थोड़ा सा एक क्विक ओवरव्यू देने के लिए उस पर टच करेंगे, क्योंकि टीम लेवल पे तकरीबन वही चीज फॉलो हो रही है। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये मैंने किसी के वेबिनार से स्क्रीनशॉट लिया है थोड़ा दिखाने के लिए। इसमें से एक स्टेज मिसिंग है जो उसके डायग्राम में, लार्ज सोल्यूशन वाली, बट जनरली यही है कि आपका पोर्टफोलियो लेवल आएगा टॉप पे। उसके बाद आप पोर्टफोलियो लेवल पे क्या होगा कि आप नॉर्मली स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेती है ऑर्गेनाइजेशन कि भाई मैं कितना पैसा लगा रही हूँ, और उसके अगेंस्ट में मेरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा, और उसके लिए मुझे किस किस तरह के इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। तो वो एक प्लानिंग आएगी, उसकी हम जरा डिटेल अभी देखेंगे आगे जाके कि किस तरह से। उसके बाद आपका आता है प्रोग्राम लेवल। तो प्रोग्राम लेवल पे क्या है कि मल्टीपल आपके जो है वो, एक प्रोग्राम की भी जो डेफिनेशन है कि मल्टीपल टीम्स या मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे हों जो कि आपस में इंटर रिलेटेड हो। तो वो है उसके बाद लेवल। और फिर सबसे जो है वो मिनिमम लेवल पे आ जाता है टीम, विच इज इक्वल टू स्क्रम, जो हम लोगों ने लास्ट वीक भी देखा था कि आपके पास आपकी प्रोडक्ट बैकलॉग होगी, और फिर उसमें से स्प्रिंट बैकलॉग आएगी, और फिर आपका एक स्प्रिंट चल रहा है, उसमें डेली स्क्रम होगा, और बाकी जो भी आपकी पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो सब होंगी। अब आ जाते हैं हम टीम वाइज। तो टीम वाइज जो हम अभी बात कर रहे थे कि टीम में वही है आपका, इट इज सिमिलर टू स्क्रम। अब सेफ में जो है वो आप के पास ओपन है कि आप स्क्रम यूज कर लें, कैनबैन यूज कर लें, या स्क्रम बैन यूज कर लें, जो कि इन दोनों का मर्जर है। तो ये इन स्टैंडर्ड्स की डिटेल में आज मैं नहीं जाऊंगा, बट इन जनरली आई बिलीव आप लोगों को मालूम है कि स्क्रम जो है वो क्या काम करता है। तो इसमें टीम वाइज क्या होता है कि आप के पास प्रोडक्ट बैकलॉग होती है, और जो मेन आपके पास वही क्या नाम है एक्टर्स होंगे, या आप कह लें जो मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी आपके रोल्स हैं वो सेम है। तो स्क्रम मास्टर जो है वो फैसिलिटेट करता है आपकी टीम लेवल एक्टिविटीज को। उसके बाद जो है वो आपके पास प्रोडक्ट ओनर होता है जो आइडेंटिफाई करता है रिक्वायरमेंट्स को, और उनके ही जो है वो प्रायोरिटाइजेशन भी करता है, और वही जो है वो डिसीजन मेकर होता है कि कौन सी चीज जो है वो कब स्टार्ट करनी है, कब जो है वो उसको प्लान करना है, या कितने स्प्रिंट्स में हमने प्लान करना है। उसके अलावा जो है वो हमारे पास डेवलपमेंट टीम होती है, जो आपकी टोटल एग्जीक्यूशन जो होती है। अब इसमें जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये सब जो डेवलपमेंट टीम, या आप कह लें क्रॉस फंक्शनल टीम, इन इन ये मिक्सर होती हैं। हम इससे सिर्फ जो है वो डेवलपमेंट टीम की या डेवलपर के तौर पे नहीं लेते, इसको आप कह लें एजाइल टीम। तो क्रॉस फंक्शनल होती है, इसमें यूआई भी आ जाएगा, इसमें डेटाबेस वाले बंदे भी आ जाएंगे, और इसमें जो है वो डेवलपर्स भी आ जाएंगे, और सब इसी के अंदर शामिल होंगे। अभी तक क्लियर है सबको? जी हाँ जी, क्लियर। जी क्लियर है। अच्छा जी, अब जो है वो नेक्स्ट लेवल देखते हैं हम। अच्छा, इसमें जो है वो हम टीम वाइज जब बात करते हैं तो हमारे पास एक प्रोडक्ट ओनर होता है, और जो कि अगर दो से तीन टीम्स आपकी जो है वो अलग चल रही हैं स्क्रम की, तो उनको मैनेज करने के लिए जो है वो काफी होता है। अब हम ऐसी सूरत हाल में क्या करेंगे जब आपकी जो है पांच या छह या उससे भी ज्यादा टीम्स हों। तो इसी वजह से हमें जो है वो प्रोग्राम मैनेजमेंट लेवल लेयर की जरूरत पड़ती है, जो कि स्क्रम के ऊपर की लेयर होगी, और जो है वो स्केल्ड जो सेफ फ्रेमवर्क है स्केलिंग के लिहाज से, आपको जो है वो पूरा उसकी एक लेयर डिफाइन कर रहा है, और उसकी एक्टिविटीज भी डिफाइन कर रहा है कि वो किस तरीके से काम कर रही होंगी। तो अब उसको देख लेते हैं कि जी, जब आपकी दो से तीन टीम से ज्यादा हो, तो उनको किस तरीके से जो है वो आप मैनेज करेंगे, और आपकी एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट अगर आप कर रहे हैं तो आप किस तरीके से जो है वो
इस फ्रेमवर्क का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये है हमारा सेफ एसेंशियल कहलाता है। तो इसमें आपके पास जो है वो टीम लेवल आ जाएगा और प्रोग्राम लेवल आ जाएगा। अब इसमें जो है वो एक एक चीज समझ लेते हैं जरा, जो की आपके पास में है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज ये कि लास्ट टाइम जब हम लोग स्क्रम देख रहे थे तो हमने बोला था स्क्रम जो है वो आपको कोई टेक्निकल प्रैक्टिसेस रिकमेंड नहीं करता। यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा मिक्सर है। तो यहाँ अगर आप देख रहे होंगे तो स्क्रम के साथ आपको एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की भी प्रैक्टिसेस रिकमेंड कर रहा है, आपके पास डेवऑप्स की भी प्रैक्टिसेस हैं। तो ये इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस रिकमेंड कर रहा है ये फ्रेमवर्क कि आप किस तरह की प्रैक्टिसेस अप्लाई करेंगे तो फिर आप मतलब किस एरिया में किस लेवल की जो है वो प्रैक्टिसेस आपको अप्लाई करनी है। अब देखते हैं इसमें कि कौन कौन से रोल्स हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोग्राम लेवल आपके पास जो है वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट का है। अब इसमें जो है वो प्रोग्राम लेवल पे जो है वो आइडेंटिफिकेशन और प्रायोरिटाइजेशन जिस तरह के आपका जो है वो प्रोडक्ट ओनर करता है टीम लेवल पे, तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बंदे का वही रोल है। ये जो है वो गाइडलाइन प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट ओनर्स को जो कि टीम लेवल पे काम कर रहे होंगे। तो अगर आपकी मल्टीपल टीम्स हैं, अगर आप यहाँ देख रहे होंगे हमने जो स्क्रम देखा था, तो ये बहुत सारी स्क्रम टीम्स अपने अपने काम कर रही हैं। अभी ये डिटेल में आएंगे कि ये बाकी और जो है वो कंपोनेंट्स क्या दिखा रहे हैं। मगर आप ये अगर देखें तो हमने जो अभी स्क्रम देखा था वो एक ये छोटा सा हिस्सा है। तो इसके बहुत सारे स्क्रम के जो है वो आपके एग्जीक्यूशन मॉडल चल रहे हैं, मल्टीपल टीम्स काम कर रही होंगी इसमें। उन सबको मैनेज करने के लिए जो है वो प्रोग्राम लेवल पे हमारे पास प्रोडक्ट मैनेजमेंट की टीम होती है जो कि कोऑर्डिनेट कर रही होगी आपके प्रोडक्ट ओनर्स से हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वन स्क्रम। ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है आरटीई, जो कि आपके पास कहलाता है रिलीज ट्रेन इंजीनियर आई बिलीव, जो कि चीफ स्क्रम कह लें आपको, हेड स्क्रम के आपका स्क्रम मास्टर। तो आपके पास जो है वो एक स्क्रम लेवल पे स्क्रम मास्टर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है अपने स्प्रिंट का, और जो आपकी स्प्रिंट की एक्टिविटीज हो रही हैं वो फैसिलिटेट कर रहा है उनको। जब हम प्रोग्राम लेवल पे बात करेंगे तो उसके लिए हमारे पास जो है वो रिलीज ट्रेन इंजीनियर है जो कि काइंड ऑफ चीफ स्क्रम मास्टर आप उसको कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दो तरह के और जो है वो रोल्स हैं। सिस्टम आर्किटेक्ट है हमारे पास और सिस्टम इंजीनियर है। अब हमने जो पहले देखा था कि वट एवर वी हैव इन स्क्रम, टीम्स आर सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड एंड वो वही डिसाइड करते हैं कि उनका आर्किटेक्चर क्या बनाना है और किस लिहाज से जो है वो उनको अपनी प्रोडक्ट को लेके चलना है। बट व्हेन इट कम्स टू पोर्टफोलियो, तो क्योंकि पोर्टफोलियो में हम बात कर रहे हैं मल्टीपल टीम्स आपकी इन्वॉल्व होंगी, मल्टीपल स्प्रिंट्स चल रहे हैं, हर एक अपने अपने लिहाज से जो भी काम ले रहा है उसके लिहाज से वो अपनी एग्जीक्यूशन कर रहा है। तो इस बात की बहुत जरूरत है कि जो भी टीम्स आपस में आर्किटेक्चर बना रही हैं तो ये उनकी अलाइनमेंट को चेक करे कि उनकी जो है वो टीम लेवल पे जितनी भी आर्किटेक्चर का काम चल रहा है वो अलाइंड हो आपकी पोर्टफोलियो या प्रोग्राम लेवल या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। तो वो जो है वो आपके सिस्टम आर्किटेक्ट का काम है। और उसके अलावा जो सिस्टम इंजीनियर है ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटीग्रेशन वर्क। सो इफ द डेवलपमेंट टीम इज डूइंग डेवलपमेंट वर्क, so one team is doing development here, the other one is doing here, and then you might have multiple teams involved. So उनका जितना भी काम हो रहा है उसकी इंटीग्रेशन करना और उसके सिस्टम डेमोस कंडक्ट करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिस्टम इंजीनियर रोल इन सेफ। अगर ये क्लियर है तो आगे चलते हैं। जी क्लियर है। तो ये समझ लें कि जो आपने जी एक क्लियर। स्प्रिंट लेवल पे देखा था उसी को ये आप समझ लें स्केल्ड किए हुए हैं रोल्स। और इसमें बस प्रोडक्ट ओनर की जगह पे जो है वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट आ गया। आपके पास जो है वो स्क्रम मास्टर की जगह पे जो है वो रिलीज ट्रेन इंजीनियर आ गया। और जो है वो फिर आपके पास सिस्टम आर्किटेक्ट एंड सिस्टम इंजीनियर का एक अलग रोल बना दिया जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंटीग्रेशन और उसके लिए। अच्छा, उसके बाद जब हम प्रोग्राम लेवल की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है फिर हम मल्टीपल टीम्स और मल्टीपल एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास एक एडिशनल रोल आ रहा है जो कि बिजनेस ओनर्स कहलाता है। ये आपके की स्टेक होल्डर्स हैं जो कि आपको इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट की।
कि कौन से आपने क्या सोल्यूशन आपने बिल्ड करना है, और उसके लिहाज से क्या क्या जो है वो आपको इनपुट चाहिए, या ये आप समझ लें आपके सोल्यूशन को ड्राइव कर रहे होंगे कि आपकी इनपुट मिल रही है इन्हीं से। तो आपकी जो मेन कोऑर्डिनेशन प्रोडक्ट मैनेजमेंट की हो रही होगी वो बिजनेस ओनर्स के थ्रू हो रही होगी, कि जो है वो उनसे समझना कि जी आपकी नीड्स क्या हैं, और उसके लिहाज से फिर जो है वो प्रोडक्ट की प्लानिंग और सब चीजें जो है वो बैकलॉग रिफाइनमेंट और फिर जो है प्रायोरिटाइजेशन उसी लिहाज से सेट होगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट लेवल पे। तो हम जो बात कर रहे थे कि मल्टीपल टीम्स आपके पास काम कर रही होंगी, और जो जनरल साइकिल है कि प्लान, डू, चेक एंड एडजस्ट, तो कंटिन्यूअसली आप जो है वो इसी साइकिल से गुजर रहे होंगे। जो हमने बात की पहले भी कि क्रॉस फंक्शनल टीम होंगी, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड हैं, दे कैन डिफाइन, बिल्ड एंड टेस्ट जो भी आप आपने प्लान किया हुआ है काम। अब last time what we have seen in Scrum, there are no practices, let's say, which technical or engineering practices which are enforced. However, when it comes to safe, they do recommend that okay, you apply extreme programming or Scrum or Kanban practices mainly when it comes to development and execution. तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जो है वो काफी की रोल प्ले करेगी आपकी क्या नाम है एग्जीक्यूशन के लिए, और कंटिन्यूस जो आपकी इम्प्रूवमेंट है और इंटीग्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट के लिए, वो भी हम जाके आगे थोड़ा सा देखेंगे कि क्या है। उसके बाद we have seen last time also that the sprint duration can be from 2 weeks to 4 weeks, so this can vary from team to team. Whatever works for you, you can pick it accordingly. Now let's see what we have in program level. So what we do in team level is something like this. So in each sprint you are doing a plan, do, check and adapt, and then at a program level वही चीज को आप कंसोलिडेट करके पूरा लेके चल रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो आपका सब सब जो आपकी क्या लें स्प्रिंट्स चल रहे हैं उनको ऑर्गेनाइज करके आप जो है वो हाई लेवल पे प्रोग्राम मैनेजमेंट के लिए भी यही काम कर रहे होंगे। अच्छा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है कि प्रोग्राम लेवल पे लाने के लिए, क्योंकि नॉर्मली स्प्रिंट आप चला रहे हैं तो ठीक है, तो क्या कितनी रिसोर्सेज हों तब आप जाके जो है वो आपके लिए ये फ्रेमवर्क वैल्यूबल होगा। तो ये रिकमेंडेड है कि 50 to 125 मेंबर्स की अगर आपकी टीम हो तो आप प्रोग्राम लेवल विच इज सेफ एसेंशियल जो है उसको अप्लाई करें, और उनके लिहाज से फिर आप जो है वो आगे अपनी प्लानिंग करेंगे। अच्छा, इसमें क्या है कि ये इनकी अपनी पूरी जो है वो स्केड्यूल्ड एक्टिविटीज हैं, जिस तरह स्प्रिंट या स्क्रम में आपके पास था कि स्प्रिंट प्लानिंग है, फिर उसके बाद जो है वो आपका डेली स्क्रम या डेली डेली स्टैंड अप है, और रेट्रोस्पेक्टिव है। इसी तरीके से इसमें भी बहुत सारी प्लान्ड एक्टिविटीज हैं। तो वही हम बात करें कि इस टीम के लिहाज से आपकी जो है वो कैडेंस एंड उसकी सिंक्रोनाइजेशन प्रोग्राम्स के इंक्रीमेंट विच आर 6 to 12 weeks। तो ये अब हम बात कर रहे हैं, हमने क्या बात की, प्रोग्राम इंक्रीमेंट। तो जिस तरह हम स्प्रिंट की बात कर रहे थे 2 to 4 weeks का होता है, तो सेफ के अंदर जब आप प्लानिंग कर रहे हैं या एग्जीक्यूशन कर रहे हैं तो आप 6 to 12 वीक की करेंगे, जो कि आपका प्रोग्राम इंक्रीमेंट कहलाता है। जो आपको ये दो क्या नाम है पिलर्स दिख रहे होंगे, इनके बीच के काम को जो है वो हम एक प्रोग्राम इंक्रीमेंट कहते हैं। तो ये समझ लें एक साइकिल है प्रोग्राम लेवल का, उसके बाद फिर ये दूसरा साइकिल है, और इसी तरीके से आगे के भी साइकिल कंटिन्यू होते हैं। तो ऑन एवरेज जो है वो आपका वन प्रोग्राम इंक्रीमेंट कैन बी 6 to 12 weeks। और उसी के लिहाज से फिर ऑर्गेनाइजेशन या प्रोग्राम का जो विजन है, रोड मैप और जो आर्किटेक्चरल गाइडलाइंस है, तो वही आप जो है वो फॉलो करते हुए ग्रेजुअली अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट को कंप्लीट करेंगे। अब जो हमने फ्रेमवर्क देखा है कि रिलीज, ट्रेन और ये जो बाकी कॉन्सेप्ट हैं, तो इसमें जो है वो हम बात क्या कर रहे हैं कि जी ब्रिंग एवरीवन टुगेदर। तो आपका बिजनेस यूजर्स भी हैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी है, आर्किटेक्चर एंड क्या नाम है आर्किटेक्ट भी हैं, सिस्टम इंजीनियर भी हैं, आपका प्रोग्राम लेवल की भी बात हो रही है, आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट सब टीम्स को एक जगह पे लेकर आ रहे हैं, एंड देन यू विल हैव अ रिलीज और एजाइल रिलीज ट्रेन, जो कि आप एक एज अ टीम जो है वो क्रॉस फंक्शनल टीम के तौर पे जो है वो काम कर रहे होंगे। अच्छा, व्हाई डू दे कॉल इट ट्रेन? तो जो इन्होंने जस्टिफिकेशन दी है उसकी ये है कि नॉर्मली अगर आप बाय एयर ट्रेवल करने जा रहे हैं तो आपको टिकट बुक करना है, आपको बहुत सारी चीजें करनी है, आपको ट्रेवल भी करना है, तो उसके लिए काफी आपको प्लानिंग की जरूरत है। हाउएवर व्हेन यू आर
प्लानिंग टू गो बाय ट्रेन, या अगर आप जो है वो सिटी में ट्रेवल करते हैं, तो अगर आपकी एक बस और एक ट्रेन मिस हो जाती है, तो यू नो दैट ओके देयर इज अ स्केड्यूल, नेक्स्ट ट्रेन इज कमिंग, एंड देन यू कैन कैच दैट ट्रेन। तो उसका कहने का मकसद ये है, जो ये जस्टिफाई कर रहे हैं, कि यू हैव मल्टीपल प्रोग्राम इंक्रीमेंट्स। तो अगर आपकी एक ट्रेन जो एजाइल रिलीज ट्रेन कहला रही है, उसका साइज जो है वो 50 to 125 मेंबर्स की टीम है। तो अगर आपने एक ट्रेन जो प्लान हुई थी 6 to 12 वीक की, उसमें अगर कोई रिक्वायरमेंट मिस हो गई है, तो यू डोंट हैव टू वरी, यू कैन कैच अप एंड ब्रिंग दैट रिक्वायरमेंट इन द नेक्स्ट ट्रेन, द रिलीज ट्रेन, व्हिच we'll see that how it works. So now what we have seen कि हमें जब हम स्प्रिंट की बात कर रहे थे कि एक स्प्रिंट चलेगा और एट द एंड ऑफ द स्प्रिंट यू विल हैव डेमो, तो यहाँ पर भी सेम है कि आप जो है वो एवरी 2 वीक्स टीम लेवल पे अपना जो है वो डेमो देंगे, और आपका जो सोल्यूशन है वो इंटीग्रेट होगा। तो इंटीग्रेशन के बाद जो है वो सोल्यूशन डेमो आप देंगे अपनी प्रोडक्ट ओनर्स को या बिजनेस ओनर्स को, या जितने जो भी आपकी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होंगे। आपके जो है वो ऑब्जेक्टिव्स और माइलस्टोन्स आपके उसी लिहाज से अचीवमेंट आएगी। और उसके बाद जो है वो यू विल डू द डेमो इन अ स्टेजिंग एनवायरनमेंट और नियरेस्ट टू प्रॉक्सी व्हिच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द लाइव एनवायरनमेंट। तो वो जो है वो सिस्टम टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंटीग्रेट करेंगे, एंड देन दे विल कंडक्ट द डेमो फॉर द स्टेक होल्डर्स। अच्छा, अब ये चीज जो हमने देखी थी कि सेफ रिकमेंड कर रहा है कुछ टेक्निकल प्रैक्टिसेस को, उनमें से एक डेवऑप्स है जिसके बारे में आपने काफी सुना होगा। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये समझ लें जो की है, वो ये है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट। इसका थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे देता हूँ। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि आपकी मल्टीपल टीम्स जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की काम कर रही हैं, या जितने भी लोग आपके इन्वॉल्व हैं, वो जो भी काम कर रहे हैं, नॉर्मली आप अगर कोई सोर्स कंट्रोल यूज कर रहे हैं, तो दे चेक इन द कोड रेगुलरली, एंड देन इफ यू आर नॉट फॉलोइंग कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, आप जब क्लाइंट को डेमो देना चाहते हैं, तो कोई एक बैठ के कोड मर्ज करता है, मतलब उससे डाउनलोड करेगा सबके कोड को, बिल्ड करेगा कोड, एंड देन ही विल डिप्लॉय समवेयर। So this is something which can be done automatically with the help of DevOps concepts और continuous integration आप इसको कह सकते हैं। And similarly, when the build is successful, you can deploy that also. So these things can be automatically done. There are many products which can do, and one of them is Jenkins, which we'll see in the next session. We are planning to do. और उसके साथ साथ जो है वो आपको ये बता रहा है कंटिन्यूस एक्सप्लोरेशन, कि आप देखते रहें कि आपको किस तरीके से आपकी सिस्टम की डेवलपमेंट चल रही है, एंड व्हाट ऑल यू नीड। तो आप अगर देखें तो ये जो अभी पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं, that you will have this solution gradually build up, and then finally by the end of each increment, okay, you will be developing many, or you will be delivering many demos, and then finally you will have the bigger release at the end of the in let's say this one cycle. अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा हाई लेवल पे कि लार्ज सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं कि लार्ज सॉल्यूशंस में क्या हो रहा है और ये है क्या। तो हमने सेफ एसेंशियल का भी थोड़ा सा रोल्स देखे हैं, अभी फिलहाल हम लोग रोल्स देख रहे हैं। देन वील गो एंड सी दैट ओके हाउ द अदर कंपोनेंट्स आर आल्सो वर्किंग। सो इसके देख लेते हैं लार्ज सॉल्यूशन में क्या रोल्स हैं। लार्ज सॉल्यूशन में हमारे पास जो है वो 125 प्लस की अगर टीम होगी, देन वी नीड लार्ज सॉल्यूशन। टू मेक इट सिंपल, व्हाट आई कैन हाईलाइट नाउ, कि अगर हम पहले बात कर रहे थे यहाँ पर, तो हमारे पास 50 to 125 मेंबर्स की टीम हो, तो आप एक ट्रेन चला रहे हैं, कि आपके पास मल्टीपल स्प्रिंट चल रहे हैं, हर 8 से 9 बंदों की टीम्स काम कर रही हैं वहां पे, और मल्टीपल टीम्स मिलकर एक सॉल्यूशन को डेवलप कर रही हैं, विच आर अप टू 50 to 125 members of the team. Now, when you have team size which is bigger than 125, so which means कि अब आपको थोड़ा सेग्रीगेशन करने की जरूरत है, एंड मल्टीपल ट्रेन लेवल पे, तो फिर उस ट्रेन का अपना एक प्रोग्राम लेवल, और फिर उससे नीचे जो है वो टीम चल रही होंगी। तो उस सॉल्यूशन के लिए फिर हमको जो है वो एक हायर लेयर है लार्ज सॉल्यूशन की,
ये तभी एप्लीकेबल होगी जब आपके पास जो है वो 125 से ऊपर की टीम साइज हो। इसमें जो है वो हमारे पास वही रोल्स हैं कि अब सोल्यूशन मैनेजर आ गया, विच इज सिमिलर टू प्रोडक्ट ओनर, बट आपके जो है वो लार्ज सोल्यूशन लेवल पर है। तो he will be working with product management, which is one level, let's say, below program management. And then the product manager is accordingly working with the product owner who is at the team level. इसके बाद हमारे पास जो है वो STE आ रहा है. This he is also similar to Scrum Master but at a higher level. एंड देन जो हमारे पास सोल्यूशन आर्किटेक्ट एंड इंजीनियरिंग की टीम है, ये बिल्कुल वैसे ही है कि हायर लेवल पे मल्टीपल ट्रेन्स के जो है वो आर्किटेक्चर को अलाइनमेंट चेक करना और फिर उनकी जो है वो प्लानिंग करना और उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करना जो है वो सोल्यूशन आर्किटेक्ट का काम है लार्ज स्केल लेवल पे। एंड सिमिलरली सोल्यूशन इंजीनियरिंग का काम है उसकी जो है वो इंटीग्रेशन, बिल्ड एंड देन डेमो कंडक्ट करना। तो लार्ज सोल्यूशन के बाद का जो लेवल है वो आ जाता है हमारे पास पोर्टफोलियो लेवल। अब पोर्टफोलियो जनरली इज क्वाइट हाई। उसमें आपका जो ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज की अगर आप बात करें तो वो ऑर्गेनाइजेशन वाइज स्ट्रेटजीज बनती हैं और उस स्ट्रेटजीज के लिहाज से फिर जो है वो काम या प्रोजेक्ट्स बनते हैं और प्रोजेक्ट्स के लिहाज से फिर जो है वो फर्दर सेग्रीगेशन होती है कि कौन से प्रोग्राम्स रिलेटेड हैं तो उनका एक अलग काम होगा और दूसरे जो हैं वो थोड़ा अलग हैं तो उनके लिहाज से क्या काम होगा। तो इसके लिए भी फिर आपके पास डिफरेंट रोल्स हैं। अब at portfolio level, what you're seeing that what work has to be done based on the priority which comes from the portfolio level. तो ये जो है वो पोर्टफोलियो का काम है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटीज क्या है एंड देन व्हाट वर्क हैज टू बी डन बेस्ड ऑन दैट एंड देन यू प्लान योर projects and program and the team level work accordingly. There we have someone called Epic owner. Now Epic, we have talked about Epic earlier. Epic क्या है, बहुत हाई लेवल पे आप समझ लें एक रिक्वायरमेंट है जिस जो के डिटेल्ड लेवल पे अभी क्लियर नहीं हुई है, but you have an idea कि okay you want to develop one product or maybe one solution within the product, तो वो आपकी Epics होंगी। तो Epic के ओनर हैं and they initiate, let's say, ideas that what has to be done. Similarly, we have lean portfolio management team. इनका काम है budgeting करना to evaluate that okay which initiative is beneficial for the organization, how much it will cost, ROI कैलकुलेट करना और बाकी सब चीजें कैलकुलेट करना जो है वो इन्हीं का काम है। तो ये मेनली जो है वो समझ लें पोर्टफोलियो लेवल पे आपका काम जो है वो पैसों के अगेंस्ट हो रहा है कि कितने पैसे आपने लगाने हैं तो उसके लिहाज से आपका कितना आगे फायदा होना है ऑर्गेनाइजेशन को और फिर आपने किस तरीके से जो है वो डिफरेंट काम एग्जीक्यूट करने हैं नीचे वाले लेवल पे। अब हम बात करते हैं फर्दर इसके जो सेग्रीगेशन है। तो जो फर्स्ट टू लेवल्स हैं ये जो है वो 50 to 125 यूजर्स की एजाइल रिलीज ट्रेन कहलाती है। तो इन दोनों को मिला के जो मैंने पहले भी बताया था कि सेफ एसेंशियल कहलाता है ये फ्रेमवर्क। तो मिनिमम लेवल स्टार्ट करने का ये है, इससे कम पे लेवल करना मेरे ख्याल में बहुत क्या नाम है ओवरलोडिंग होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके बाद जो है वो मल्टीपल आर्ट्स जो हमने बात की थी पहले भी कि जो लार्ज सोल्यूशन है वो उसके लिए है कि अगर आपके पास 125 प्लस की टीम्स हैं तो आपको यू हैव टू डिवाइड। तो उसके लिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो जो आपको पिक्चर भी दिखा रही है कि यू हैव वन ट्रेन इन प्रोग्राम लेवल एंड देन यू माइट हैव मल्टीपल ट्रेन्स एट लार्ज सोल्यूशन लेवल। अच्छा, उसके बाद अब हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं कि फर्दर इन इन ग्रुपिंग के अलावा हमारे पास प्रोग्राम इंक्रीमेंट्स होते हैं 8 और 6 to 12 वीक्स जो आपका हमने पहले भी देखा था। तो रेगुलरली 8 to 12 वीक्स या 6 to 12 वीक्स की आपकी सेग्रीगेशन हो सकती है। उसके अंदर जो है वो आपकी टीम लेवल पे स्प्रिंट्स होते हैं जो कि अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स हो सकते हैं। किसी कोई अगर 3 वीक्स का साइकिल फॉलो कर रहा है तो 3 वीक्स का होगा, 4 वीक्स भी सकता है। तो 4 वीक इज द मैक्सिमम विच इज रिकमेंडेड। तो ये जो है वो उसका हाई लेवल है कि आपका आर्ट
लेवल पे और प्रोग्राम लेवल पे आपके जो फर्दर सेग्रीगेशन है कि प्रोग्राम इंक्रीमेंट में बहुत सारे आप स्प्रिंट्स एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि मल्टीपल स्प्रिंट हम जब एग्जीक्यूट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि इन सब की प्लानिंग भी आप जो है वो एक हाई लेवल पे कर रहे होंगे शुरू में। तो उसके लिए जो है वो पीआई प्लानिंग कहलाती है, वेयर नाउ इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन कि या तो आप एक जगह पे भी मिल सकते हैं, वरना वर्चुअली भी आप सब कनेक्ट होके जितनी भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं वो सब एक जगह पे गैदर होंगे एंड देन दे डिस्कस ओके व्हाट इनिशिएटिव्स वी हैव from the organization and how to react, what kind of teams are required, how many segregations, let's say, we have to do in terms of work, or how to segregate the work. So उसमें all stakeholders are to be there face to face ideally, but अगर वो possible नहीं है तो फिर जो है वो multiple locations पे हो सकते हैं एंड देन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यू विल डू दैट वर्क टुगेदर। तो पीआई प्लानिंग ऑन एवरेज 2 दिन का काम होता है, क्योंकि आप जो है वो तकरीबन 6 से 12 हफ्ते का काम प्लान कर रहे हैं। तो आपका एक प्रॉपर एजेंडा होता है और उसके लिहाज से फिर आप जो है वो मैनेजमेंट आके इंट्रोड्यूस करती है कि व्हाट डू दे वांट टू डू एंड देन अकॉर्डिंगली यू विल प्लान द वर्क। तो मैनेजमेंट सेट्स द मिशन विद द मिनिमम पॉसिबल कंस्ट्रेंट जो उनके होंगे, और उसके बाद जो है वो ग्रेजुअली आपकी रिक्वायरमेंट्स और डिजाइन जो है वो इमर्ज करता है उस मिशन और जो कंस्ट्रेंट मैनेजमेंट हाईलाइट करेगी उसकी बेस पे। इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स के जो है वो डिसीजन एक्सेलरेटेड किए जाते हैं इसी के थ्रू, क्योंकि आप ग्रुप डिस्कशंस कर रहे होते हैं एंड देन वो जो टीम्स फर्दर डिवाइड होकर अपना काम लेंगी मल्टीपल स्प्रिंट्स की या मल्टीपल स्क्रम आप कह लें उनकी, तो वो फिर स्क्रम ऑफ स्क्रम होगा हाई लेवल पे उससे, और उसके बाद जो है वो डिफरेंट लेवल पे आरटीईज के साथ जो रिलीज ट्रेन इंजीनियर है उनके साथ, और फिर उससे ऊपर सोल्यूशन की जो है वो ट्रेन इंजीनियर के साथ जो है वो डिस्कशंस चलेंगी और फिर जो है वो आगे का काम प्लान होगा। सो टीम क्रिएट्स एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्लान, क्योंकि आप जब साथ में काम करेंगे आई विल शेयर सम वीडियोस एज वेल फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि होता कैसे है ये नॉर्मली बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो भी फॉलो कर रही हैं इनको। तो उसके लिंक्स वगैरह मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर कर लूंगा, तो काफी चीजें उससे क्लियर हो जाएंगी। अब हम देखते हैं कि हाउ इट वर्क्स ऑल टुगेदर। अभी तक अगर सबको क्लियर है तो आगे चलते हैं, वरना यहाँ पे थोड़ा जी सर, very clear है सर। हाँ जी क्लियर है। ठीक है। ओके जी। तो नेक्स्ट लेवल पे बात करते हैं। अब ये जो बाकी कंपोनेंट, क्योंकि पिक्चर में आपने देखा होगा काफी चीजें हैं, तो ये एक पूरा जो डायग्राम है उसकी जो हमारे फ्रेमवर्क की है। जो पहला लेवल आता है आपके पास पोर्टफोलियो लेवल का, तो इसमें अगर आप देख रहे होंगे आपके पास यहाँ पे भी बैकलॉग दिख रही है, कैनबैन और बाकी सब चीजें चल रही हैं। तो इसमें आपके पास एपिक आते हैं और इनेबलर आते हैं। अब एपिक जो है वही एक हाई लेवल आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं या बहुत ही वेग समझ लें लेवल पे जो है वो आपके आइडियाज हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट करना चाहती है, और उनके लिहाज से फिर आप फर्दर एक्शंस प्लान करेंगे। इनेबलर ये हो सकते हैं कि जी ओके यू हैव द आइडियाज। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि आईओटी से रिलेटेड कोई सोल्यूशन बनाना चाहती है, तो अब आईओटी से रिलेटेड अगर आप सोल्यूशन कोई बनाना चाहते हैं तो यू नीड टू हैव दी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और बाकी सब चीजों का जो उसके प्री रेक्विजिट्स आप कह लें वो इनेबलर्स कहलाते हैं इस फ्रेमवर्क में। तो इन दोनों की प्लानिंग जो है वो इनिशियली होती है based on let's say the prioritized epics, जो आपको यहाँ एक छोटी सी डायग्राम में दिख रहे होंगे। तो जितने भी epics आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के आइडियाज की जो स्ट्रेटजी आपकी डिफाइन हो रही है उसके थ्रू, epic की बैकलॉग जो है वो रिफाइनमेंट होती रहेगी और प्रायोरिटाइज्ड आइटम जो है वो हाई लेवल आइटम्स ऊपर आते जाएंगे, और उसकी बेस पे जो है वो आपकी प्रोडक्ट बैकलॉग रिफाइनमेंट रेगुलरली होती रहेगी। एंड अप्रूव्ड epics and enablers will create the backlog. Now, portfolio backlog is prepared based on the ROI. तो जिसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है ऑब्वियसली उसकी प्रायोरिटी थोड़ी हाई हो जाएगी, जिसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है वो आपकी बैकलॉग में जो है वो नीचे जाता जाएगा आइटम, और उसके बेस पे देन फर्दर आपके पास जो है वो एग्जीक्यूशन होगी लार्ज सोल्यूशन पे। या अगर लार्ज सोल्यूशन एप्लीकेबल नहीं है, आपकी टीम साइज 50 to 125 ही है, then you will have the program level
एंड टीम लेवल एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट लेवल जो है वो आपका लार्ज सोल्यूशन का, उसमें जो आपके एपिक्स हैं वो थोड़ा सा डिटेल लेवल पे आएंगे, तो आपकी कैपेबिलिटीज बन जाएंगी वो कि व्हाट आर यू केपेबल ऑफ आउट ऑफ द एपिक, बिकॉज एपिक लेवल पे हम बात कर रहे थे कि काफी जो है वो वेग है रिक्वायरमेंट्स, तो थोड़ी सी रिफाइनमेंट उनमें करेंगे टीम के साथ, एंड देन उन कैपेबिलिटीज के अगेंस्ट भी जो इनेबलर रिक्वायर्ड होंगे यू विल प्लान फॉर देम एज वेल। और आप अगर देख रहे हैं वही कि मल्टीपल रिलीज ट्रेन चल रही है एंड दे आर executing the work to deliver the capabilities whichever are related to Kanban. Okay. नबील ने सवाल किया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एपिक एंड एनेबलर। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एपिक जो है वो आप समझ लें एक हाई लेवल रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं, बट उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए आपके पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी रिक्वायर्ड होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ये बिल्ट इन क्वालिटी या डेवऑप्स की बात कर रहे हैं, तो डेवऑप्स अचीव करना आपके लिए पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, बट यू नीड टू हैव लेट्स से कंटिन्यूस इंटीग्रेशन सर्वर अवेलेबल, यू नीड टू हैव एसवीएन सेटअप अवेलेबल। तो ये सब चीजों के लिए या सोर्स कंट्रोल या आप जो है वो गिटहब या बाकी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो ये भी आपके एक समझ लें इनेबलर हैं। तो इनके लिए आप जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या जो भी आपकी प्री रेक्विजिट्स आप उसको कह लें कि जो एपिक आप बनाने जा रहे हैं उसके लिए जो भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है वो आपका इनेबलर कहलाएगा। तो अगर आप कंटिन्यूस इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो आपके पास कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के कंपोनेंट्स, उसके लिहाज से आपके पास सोर्स कंट्रोल, उसके बाद बिल्ड सर्वर्स, डिप्लॉयमेंट सर्वर और ये सब चीजें जो है वो आएंगी। कैन वी अज्यूम इट एज अ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये डिफरेंट इनिशिएटिव है, वही मैं आपको बात कर रहा हूँ ना अभी पहले जिस तरह मैं बता रहा था कि इंटरप्राइज लेवल पे यू विल प्लान, enterprises will plan the strategy that what do they want to do. Okay, they want, they don't have any let's say business for now in BI, so they want to start something in BI. Now for you to have BI you need to have the right infrastructure available, you need to have the right resources available. So this work will be classified under enabler. However, epics are something where you might have to do work. Okay, these are your uh, real, let's say, non-functional requirements which you have to execute. I hope it's clear now. Yes, thank you. Similarly, जब हम large solution level पे बात करें तो at portfolio level it was quite high, so you didn't know what you will do. In a large solution level you will at least go in detail. So we classified that okay, the requirements or epics are discussed further, and then they are analyzed that okay, what is practically possible, what can be done, what cannot be done. And again we have the similar uh, approach. You will have the Kanban board, so your items are coming or capabilities and enablers are coming based on the priority, they will be taken further. So based on the prioritized item, they will go further to the next stage. So that's what I've written here, that the epics and enablers are prioritized with the help of Kanban to make sure that the requirements, okay, there is a typo here, requirements are well defined. So here we were saying that we didn't know what exactly. We have an idea from the organization point of view, but we didn't know. But here at least requirements somehow are a bit clear from the level which we have seen in portfolio level. और उसकी base पे then you are creating the solution backlog, that what all you have to do in the solution. So that backlog is prepared, and that backlog is then used to create the backlog for the program. So we'll see that now. So in the program level, you have now further detailed requirements which are called featured, and then again for that feature, if you have to do some enablers, you have again the similar scenario that features or enablers are prioritized with the help of Kanban to make sure that again it's the copy paste mistake,
requirements are well defined, and then with the help of this, you create the program backlog, which you can see here. And now comes the final stage, which is for the team. Now we do PI planning. So you will have the program increment, which is here. This duration is called program increment, in which you are doing multiple sprints. So PI planning is done. In that, you will do, let's say, the analysis for 8 to 12 weeks work. Your input for the PI planning is the program backlog, which we have received from the program level, which includes the features and enablers, okay, whatever you have to execute. Normally, the PI planning, as I've mentioned earlier as well, is for 2 days. So this is a 2 days meeting. I can share with you some samples, or we can go through the website as well that gives the details that what all is required. Output of the PI planning is now the team level PI objectives. So अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, so you will have the program increment objectives similar to what we have seen in Scrum. So when you are doing, the Scrum planning, and you have the sprint planning. In the sprint planning, you have the sprint goals and sprint objectives which you are going to achieve. So similarly, we have the program objectives, and key team is committed to program objectives. And based on the PI objective, team will create the team level backlog, which is the sprint backlog, we can call it. So far, is it clear? Okay. Now, when we have seen that the duration is quite long, तो ऐसा नहीं है कि जैसे प्लान हो रही हैं चीजें वैसे ही चलती जाएंगी. तो देर इज अ नीड फॉर स्क्रम ऑफ स्क्रम, विच मीन्स के अगर प्रोडक्ट ओनर्स हैं तो प्रोडक्ट ओनर्स टू प्रोडक्ट ओनर आपके मीटअप होंगे हाई लेवल पे, कि आपके जो है वो आइडेंटिफाइड यूजर्स हाई लेवल पे अपनी डिफरेंट स्क्रम टीम्स जो है स्क्रम ऑफ स्क्रम मीटअप करेंगी. And similarly, for the development team also, they can do, or product owners can do the scrum of scrum to align the work for the given period. Now, what we have seen कि हमारे पास क्या नाम है solution engineers हैं who are responsible for doing the integration. So for each sprint, at the end of the sprint, there will be a demo, let's say for the team, which is for the sprint demo. And then for the program level also, you will have the system demo. So system demo by the system teams, which we have mentioned earlier. At this level, integration of all the teams work will be done. तो उनका काम पूरा integration के through होगा. Now, for this, what is recommended when you are following the continuous integration and continuous deployment? Minimum, at least you need to have, PI level integration. What is recommended, it depends up to the team. You might have, daily check-in, or it is even possible कि every check-in पे आप जो है वो कोड की इंटीग्रेशन चेक करें. It depends how the team wants to implement. तो उसकी बेसिस पे जो है वो आपकी एक इंटीग्रेशन टेस्टिंग और बाकी डिप्लॉयमेंट कैन बी एग्जीक्यूटेड. एंड देन पॉसिबल जो श्योर मैं उस पे आता हूँ. आपको दिखाता हूँ अभी तो कुछ चीजें जो है ना. पहले जरा ये ओवरव्यू कंप्लीट कर लें, देन वी कैन गो इन डिटेल्स, और मे बी इवन आफ्टर द सेशन I can help you to understand how it works. There is a question from Muhammad. He's asking if he can see product backlog sample. Okay, तो डेमो होगा आपका प्रोग्राम लेवल टीम का आफ्टर ईच स्प्रिंट, एंड देन आफ्टर द प्रोग्राम इंक्रीमेंट ऑल्सो सोल्यूशन डेमो आप जो है वो कंडक्ट कर रहे होंगे. एंड देन नाउ व्हेन वी आर प्लानिंग फॉर 8 to 12 weeks, तो बाकी सब तो आपके स्प्रिंट चल रहे होंगे रेगुलर, बट इफ यू विल नोटिस नाउ हियर ऑल्सो यू हैव 1 sprint, 2 sprint, 3, 4th, एंड देन देयर इज समथिंग डिफरेंट हियर. वो आईपी कहला रहा है.
आईपी जो है वो आपके पास है इनोवेशन एंड प्लानिंग आइट्रेशन। तो इसमें क्या करेंगे, यू आर नॉट डूइंग समथिंग न्यू, यू विल नॉट डेवलप एनीथिंग, you will either plan for the next PI objectives and all what you want to achieve, or you will do the inspect and adopt session which is seen here. तो आप जो है वो, और this can be used as a buffer to complete the PI objectives. Oh, you may have a scenario कि in sprint में से कुछ काम बाकी रह गया है, and then you will take up there. You will not do anything new in during this time. And then let's talk about the solution demo. तो अगर आपकी एक ट्रेन चल रही है उसकी बेस पे सिस्टम डेमो आपके ऑर्गेनाइज हो रहे हैं. व्हेन इट कम्स टू मल्टीपल ट्रेन्स दैट यू हैव ह्यूज टीम्स, तो उनकी लेवल पे जो है वो आपके सोल्यूशन डेमो हो रहे हैं. तो मल्टीपल सॉल्यूशंस आपके इंटीग्रेट होके और उसके लिहाज से सॉल्यूशन डेमो हो रहे हैं. एंड इफ यू विल नोटिस हियर के आपके जो पीआई आपकी या प्रोग्राम इंक्रीमेंट है उससे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो डायग्राम में ये छोटे से दो आइकॉन दिख रहे होंगे जो मैं आपको वेबसाइट पे जरा क्लियरली दिखा दूंगा. ये प्री एंड पोस्ट पीआई मीटिंग्स होती हैं वेयर दी stakeholders will decide, okay, what do they have to do, because multiple trains are getting involved, and then they will plan the strategy that, okay, how they will move further. तो ये था क्विक ओवरव्यू सेफ के फ्रेमवर्क का. देर आर मेनी थिंग्स. इसकी जो नॉर्मल ट्रेनिंग है विच इट टेक्स 2 to 3 days, तो आई फॉर श्योर आई हैव नॉट टच्ड एवरीथिंग इन डिटेल, बट जस्ट टू गिव यू अ हाई लेवल ब्रीफ के काम कैसे करता है. नाउ इफ यू वांट फर्दर डिटेल्स यू कैन गो टू scale agileFramework.com, और जितनी भी आपकी ये डायग्राम में आपको जितने भी ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, यू कैन सिंपली क्लिक ऑन दैट एंड देन इट विल गिव यू फर्दर डिटेल्स के किस तरीके से जो है वो क्या डिटेल्स हैं, क्या चीज एप्लीकेबल है, और क्या क्या आपको रीड करना है. फॉर एग्जांपल कंटिन्यूअस डिलीवरी पाइपलाइन पे क्लिक कर रहा हूँ तो उससे रिलेटेड जो है वो पूरी डिटेल्स आ जाएंगी कि किस तरीके से आपकी जो है वो चीजें अप्लाई हो रही हैं इस फ्रेमवर्क पे. So with this, I am done with the overview, unless you have any questions. I think it was very good session, especially with Scrum के बाद it makes a lot of sense. So obviously we'll have questions, लेकिन आपको अभी अगर जेन में नहीं आ रहे तो बाद में we can send, but it was very nice. Perfect. आपने अच्छी बात की कि क्वेश्चंस तो फौरन ध्यान में नहीं आएंगे, लेकिन ये कि प्रैक्टिकली किस तरह से चीजें चल रही हैं. जैसे एक भाई ने भी क्वेश्चन किया था कि हमें बैकलॉग की एग्जांपल दिखा सके, तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियल चीजें होती है, लेकिन अगर किसी छोटे प्रोजेक्ट का कोई ऐसा सैंपल हमें मिल जाए जस्ट टू गिव एन आइडिया कि क्या एक्चुअली होता क्या है, तो इज इट पॉसिबल कि हम देख सके कोई इस तरह की प्रैक्टिकली चीजें क्या चल रही है, या स्प्रिंट बोर्ड्स होते हैं उसका कोई स्नैपशॉट हो आपके पास. मैं अगर अभी इनिशियल स्टेज पे मैं ये रिकमेंड करूंगा आप लोग कम से कम ये वेबसाइट खोल के, जिस तरह भी है, मैं आपको टीम हाँ. बैकलॉग पे जी अगर क्लिक करता हूँ तो ये टीम जी जी. बैकलॉग के ऊपर फर्दर आपको एक एक चीज डिटेल में बताएगा ये कि किस तरीके से हो रही है. हम्म. नॉन फंक्शनल हाँ. आपके पास ओके. रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, किस तरीके से इंटरव्यू हो रही है. तो अगर आप अच्छा थोड़ा अच्छा. सा इस लेवल पे देख लेंगे तो फिर आपको चीजें और क्लियर होंगी. और इसमें जो अच्छी बात यह है कि इन्होंने काफी डिटेल में बताया, मतलब मैं खुद भी अभी तक पूरी चीजें नहीं देख पाया हूँ, बात समझ. हम्म. तो अगर आप इस अच्छा. लेवल पे आएंगे तो वो आपको एक अलग प्रोग्राम लेवल की बैकलॉग किस तरह से बन रही है और किस तरीके से इनेबलर्स आपके पास आ रहे हैं, क्या चीजें चल रही हैं, बहुत ही डिटेल में. और फिर जो है वो उसकी एक एक चीज की जो है वो मतलब कैलकुलेशन जहां पर है अप्लाई, वो भी बता रहा है, मतलब पूरा. तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन है इसकी. तो अच्छा. सही. व्हाट आई वुड सर रिकमेंड सर के मैं एटलीस्ट. थोड़ा सा अगर ऐड करूं प्रोडक्ट बैकलॉग को समझने के लिए, इट्स जस्ट लाइक एन रिक्वायरमेंट मेनली इन स्टोरी फॉर्म्स.
So in a nutshell, if you want to understand what backlog is, in most cases it is the stories and your requirements. हाँ बिल्कुल, मतलब आप ये समझ जी। लें कि आपके पास जो भी पाइपलाइन में काम है वो आपका या बैकलॉग कहलाता है जनरली, जो हमने स्क्रम में भी देखा था। अब व्हेन यू विल टॉक अबाउट पोर्टफोलियो लेवल, तो उसमें क्योंकि आपके एपेक्स हैं, बहुत हाई लेवल की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो आपकी एपिक या पोर्टफोलियो लेवल की बैकलॉग बन रही है कि आपके पास कौन सी इनिशिएटिव, फॉर एग्जांपल मुझे एक एक्सपेंशन करनी है आईओटी डोमेन में, मुझे एक्सपेंशन करनी है बीआई लेवल पे, या मैं जो है वो चाहता हूँ कि जो है वो पोर्टल्स के ऊपर एक्सपेंशन करूँ, तो उसके लिहाज से मुझे काम करना है। तो वो एक मेरी बहुत हाई लेवल की जो है वो बैकलॉग बन गई। उसकी फर्दर रिफाइंड डिटेल्स में फिर आपके पास कैपेबिलिटीज आ रही हैं, तो फिर आपकी लार्ज सॉल्यूशन जो है वो बैकलॉग बन गई। एंड देन सिमिलरली यू हैव प्रोग्राम लेवल बैकलॉग, और फिर आपके पास जो है वो टीम लेवल बैकलॉग है, जो आपको समझ लें नॉर्मल जो स्प्रिंट बैकलॉग के लिहाज से कहलाएगी। या अगर आप आइट्रेशन पे आएंगे तो आपको क्लियर होगा, ये तो इन शॉर्ट ये आपका स्क्रम है जो आप कर रहे होते हैं, जो आप एक स्प्रिंट चला रहे हैं। हाँ, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, इफ यू अलाउ मी। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया बट रियली गॉट ग्रेट वैल्यू आउट ऑफ इट। क्वेश्चन थोड़ा सा ये है कि मैं कुछ सर्टिफिकेशन के लिए तैयारी कर रहा था, तो आई वाज एक्चुअली कंसल्टिंग scrum.org हम्म। until recently, जो अभी आपने सेफ की बात की है। इन योर ओपिनियन, which one has better value in the market, you can say, practically जब ऑर्गेनाइजेशंस में आप काम करते हैं तो यहाँ पे क्या ज्यादा फॉलो किया जाता है? ये देखें, एक स्क्रम डॉट ओजी है जो कि बेसिक, आई डोंट नो, मुझे कोई फर्क नहीं अभी तक समझ आया कि क्या है इसमें। मैं आपको थोड़ा सा उसको ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि इनिशियल लेवल पे आपको स्क्रम समझने की जरूरत है कि स्क्रम है क्या। स्क्रम एक बेस लेवल है, जो ये आप स्क्रम अगर देखेंगे तो ये सेफ के लिहाज से ये है स्क्रम, ये छोटा सा जो आपको दिख रहा है, या इसको ये देख लें, ये आपका स्क्रम, कि आपके पास जो है वो एक प्रोडक्ट बैकलॉग आ रही है स्क्रम की, और जो है वो उसके लिहाज से आगे चीजें चल रही हैं, है ना। तो अब उसमें जो है वो डिफरेंट बॉडीज हैं जो कि आपको सर्टिफिकेशन करा रही हैं। मैंने लास्ट सेशन में बताया था, एक है स्क्रम अलायंस, दूसरा जो है वो स्क्रम डॉट ओ आर जी है। अच्छा, दोनों जो है वो इनिशियली एक ही समझ लें टीम के बंदे थे। इन्होंने अपनी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस खोली हैं और डिफरेंट बॉडीज हैं जो कि सर्टिफिकेशन देती हैं। अब दोनों में फर्क जो है वो जनरली वो ये है, जो हमें मुझे खुद भी पर्सनली नहीं पता था जब मैं सर्टिफिकेशन कर रहा था। स्क्रम अलायंस में अगर आप सर्टिफिकेशन करेंगे, आई बिलीव, आई डोंट नो कि डिमांड वाइज ऑस्ट्रेलिया में क्या है, बट जनरली जो मैंने देखा है कि स्क्रम अलायंस की कनाडा या ऑस्ट्रेलिया वगैरह में काफी डिमांड होती है, क्योंकि उनका जो है वो सर्टिफिकेशन है स्क्रम मास्टर की, सीएसएम। सिमिलरली जो स्क्रम डॉट ओ आर जी है वो देता है पीएसएम, प्रोफेशनल स्क्रम मास्टर। दोनों की ऑर्गेनाइजेशन में जनरली कॉन्सेप्ट वाइज कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो सब एजाइल मैनिफेस्टो की बेस पे ही काम कर रहे हैं, और आपको स्टार्ट जो है वो सीएसएम या पीएसएम से ही करना चाहिए। आप डायरेक्टली सेफ पे जंप ना करें तो बेहतर है, क्योंकि इसको हजम करना मुश्किल है अगर आपके पास जो बैकग्राउंड नहीं है बाकी का। अब दोनों में स्क्रम डॉट ओआरजी और स्क्रम अलायंस में फर्क यह है कि अगर आप स्क्रम अलायंस से सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो यू हैव टू रिन्यू योर सर्टिफिकेशन, और यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ लर्निंग, एंड देयर इज अ पेमेंट इन्वॉल्व एवरी 2 इयर्स, तो आपको वो पेमेंट करनी पड़ेगी। स्क्रम डॉट ओ आर जी, जिससे आपको पीएसएम मिल रहा होगा, प्रोफेशनल स्क्रम मास्टर, उसमें आपको, अगर आपने आज सर्टिफिकेशन कर ली, सो दैट सर्टिफिकेशन स्टे विद यू फॉर एवर, यू डोंट हैव टू रिन्यू, यू डोंट हैव टू डू एनी पेमेंट, यू डोंट हैव टू डू एनी रेगुलर पेमेंट, आई मीन टू से। थैंक यू वेरी मच। इसमें मैं थोड़ा आई सा होप। ऑस्ट्रेलियन मार्केट के बारे में थोड़ा सा अगर आप इजाज़त दें तो ऐड कर दूं। जी जी। अगर आप सोच रहे हैं स्क्रम वर्सेस सेफ, सो प्रॉब्ली अभी ऑस्ट्रेलिया में जो मैंने देखा है, ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट दैट mature in terms of scrum, full safe framework के लिए. So probably scrum is, for now it looks like a better option to do, and then you can gradually go into the higher version.
बट या इट्स अगेन अभी ऑस्ट्रेलियन मार्केट मैंने बहुत ज़्यादा मेच्योर देखी नहीं है. दे आर गोइंग टूवर्ड्स इट, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा उसमें स्क्रम लेवल पे भी जितना मैंने अभी तक देखा है कि दे आर हाइब्रिड सॉर्ट ऑफ हम्म। अब बिल्कुल देखा, अप्रोचिंग उसमें इन इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ चीज कि उसमें इम्पोर्टेंट चीज समझने की ये है राइट. कि